सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका उदाहरण 2 हल करना सीखेंगे। इसमें दिया गया है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यह हमें बताना है। तो देखो, हम सभी जानते हैं और उदाहरण 1 में भी हमने सीखा। क्या सीखा है कि अगर ग्राफ इस तरीके से मिल जाता है, अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाओं के तौर पे मिलता है तो हम कह देते हैं कि अद्वितीय हल है। और रेखाएं कैसी होती है? संगत। संगत का मतलब होता है मित्रता, यानी रेखाएं कहीं ना कहीं तो जरूर मिल रही हैं, तो संगत हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे मिल रही हैं। दूसरे प्रकार का ग्राफ इस तरीके से भी हो सकता है हमें प्राप्त। इसमें क्या होता है कि दोनों समीकरणों के जो ग्राफ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दोनों समीकरणों की लाइन एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि ये कभी नहीं मिलेंगी तो कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि मिलने से ही हल निकलता है। अब जब मिल भी नहीं रही हैं तो असंगत कहेंगे, मतलब इनकी कोई मित्रता नहीं है, असंगत है। तो ये एक चीज कंडीशन होती है जो हमने उदाहरण 1 में भी समझी हुई है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि अगर एक समीकरण की लाइन हमने बनाते हैं ग्राफ में और फिर दूसरे समीकरण की लाइन जस्ट उसी के ऊपर से आ रही है, तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि अनेक हल हैं, हर बिंदु पे ये मिल रही हैं, तो इसलिए अनेक हल हैं। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक बिंदु पे मिला तो एक हल होता है, दूसरा नहीं होता हल। यानी क्या कह सकते हैं हम? अद्वितीय हल, यानी दूसरा नहीं, केवल एक। ठीक है, तो एक ही हल होता है। लेकिन इस वाले केस में एक रेखा के जस्ट ऊपर से दूसरी रेखा रखी हुई, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अनेक हल हैं, बहुत ज्यादा हल हैं, तो हम संगत रेखाएं कहते हैं। संगत तो है क्योंकि मिलना ही संगत कहलाता है। अब यहाँ पे हमें दोनों समीकरणों के ग्राफ खींचना पड़ेंगे और पता करना पड़ेगा कि संगत हैं कि असंगत हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल है, क्या है। देखो, सवाल बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म, जो हमें समीकरण दिए रहते हैं ना, उनको हम लिखेंगे। और एग्जाम में भी आपको उसी तरीके से लिखना है जैसा मैं करवा रहा हूँ, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम भी बहुत अच्छा जाए। ज्ञान तो बढ़ ही रहा है, नॉलेज बढ़ाना भी जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना भी जरूरी है। खास तौर पे बोर्ड एग्जाम के लिए ही मैं जिस तरीके से आपको करवा रहा हूँ वैसे ही नोट्स बनाना है, वैसे ही लिखना है। दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। ये देखिए, हमने लिख लिया। अब जो है इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं, इसको समीकरण 2 बना सकते हैं, तो हम बना देते हैं और इसको 2 बना देते हैं। अब समीकरण 2 जो है, इसमें थोड़ा सा, इसको समीकरण 2 हम अभी नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा सा हम कैंसिल करते हैं अभी। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि देखो, समीकरण 1 एक सीधी लाइन में लिखा है, इसमें कोई बटे में संख्याएं नहीं है। जबकि अगर हम समीकरण 2 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखो बटे में संख्याएं हैं। बटे में क्या है? 5 है, तो इस 5 को हटाना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। और साथ में ऊपर वाली संख्याएं 3 से कट भी रही हैं। देखो, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 एकम 3। मतलब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा इस समीकरण में कि ये बटे का 5 हटाना है हमें, क्योंकि हमें बटे में नहीं चाहिए संख्या। तो जो चीज बटे में है उसको हटाना है तो 5 से हम गुणा कर सकते हैं पूरे समीकरण में, तो ये 5 हट जाएगा। कैसे हटता है? जैसे 24/5 लिखा है, अगर हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 5 से 5 कटेगा ना, तो 5 हट जाएगा। तो मतलब बटे वाला 5 हटाने के लिए तो हम ये कर सकते हैं कि पूरे समीकरण में 5 से गुणा कर सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज भी दिख रही है कि ये देखो, 3 यहाँ लिखा है, 3 24, 3 यहाँ भी 24 का जो है इसमें 3 से विभाजित हो रहा है और ये भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो एक तरफ तो हम 5 हटाने के लिए 5 का गुणा कर सकते हैं और दूसरी तरफ इस समीकरण को सरल बनाने के लिए हम इसमें 3 से भाग भी कर सकते हैं। तो भाग कर सकते हैं 3 से और गुणा कर सकते हैं 5 से, तब ये समीकरण सरल हो जाएगा। तो तो क्यों ना हम दोनों चीजें साथ में कर दें, यानी 5/3 से ही गुणा कर दें, तो 5 का गुणा हो गया, 3 का भाग हो गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे? यही चीज करेंगे, हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में, उपरोक्त समीकरण में, और भाषा का भी खास ध्यान रखना है कहाँ क्या लिखना होता है। उपरोक्त समीकरण में 5/3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर लिख लोगे, इतना बन जाएगा। तो देखो क्या करना है, दूसरा समीकरण, और ये आपको कैसे ध्यान रहेगा? बटे की संख्या देख के, है ना, बटे में 5 है तो 5 का क्या करना पड़ेगा? गुणा। और 3 से भाग जा रहा है तो 3 का
भाग। पहले पद में 5/3 से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 5/3 लिखेंगे और गुणित में क्या हो जाएगा, ये पहला पद जो कि है 3x, तो 3x लिख लो। फिर क्या लिखा है माइनस, तो माइनस लगा लो। फिर 5/3 लिख दो, गुणा का चिन्ह लगा के। अब लिख दो 24/5 और बाई लिख दो साथ में, बाई लिखा है ना। फिर प्लस है तो प्लस, और 5/3 का तीसरे पद में भी गुणा होगा, तो 5/3 और गुणित लिखा क्या है 3/5, तो वो लिख दो। और बराबर में क्या है 0, तो बराबर में क्या कर दिया 0। आया समझ में। पहले पद में भी 5/3 का गुणा, दूसरे पद में भी 5/3 का गुणा, और तीसरे पद में भी 5/3 का गुणा। देखो ये पहला पद लिखा है, ये दूसरा पद लिखा है, और ये तीसरा पद है। तीनों पद में आप देखो 5/3 5/3 5/3 का गुणा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 5x। आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। या देखो 5 से 5 कैंसिल, और 3 8 24, तो माइनस का 8y आ गया, तो माइनस का क्या हो गया 8y। और यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, तो प्लस में कितना आ गया, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ कट गया है, तो 1 लिख सकते हैं। और बराबर कितना 0। अब इसे हम समीकरण 2 बना सकते हैं। लेकिन जरा ध्यान से इधर देखो, यहां हमने क्या पाया कि जो हमारा समीकरण 1 था वही हमें समीकरण 2 में प्राप्त हो गया है। आप देखो 5x समीकरण 1 में था, यहां भी है। -8y था, यहां भी है। एक यहां था, एक यहां भी है। तो हमने क्या पाया कि समीकरण 1 में जो समीकरण था वही हमारा समीकरण 2 से प्राप्त हो गया है। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसे हैं, बिल्कुल बराबर। यानी दोनों के ग्राफ कैसे होंगे, एक ग्राफ के ऊपर से दूसरी ग्राफ जाएगी, बिल्कुल जस्ट सेम। तो इसको हम यहीं पे सॉल्व मान सकते हैं। हम लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 बराबर है किसके, समीकरण 2 के, बिल्कुल बराबर है, तो समीकरण 2 के। अतः दोनों समीकरणों के ग्राफ एक ही पथ को ग्रहण करेंगे या धारण करेंगे। अतः दोनों समीकरणों के ग्राफ एक ही पथ धारण करेंगे, क्योंकि एक ही है। अलग अलग भाषा लिखते हैं, कई टीचर अलग तरीके से कराते हैं, मैं अलग तरीके से करा रहा हूं। तो दोनों समीकरणों के ग्राफ एक ही पथ धारण करेंगे क्योंकि दोनों एक ही हैं। अतः रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। अतः रेखाएं समपाती होंगी। समपाती मतलब समान पथ पे चलने वाली, यानी एक के ऊपर एक। तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। मतलब ये केस बनेगा, एक रेखा इसी के ऊपर से दूसरी रेखा। और समपाती रेखाओं में अनंतः अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण निकायों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बस, तो हमने बता दिया क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि क्या होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये सवाल में ग्राफ खींचने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि समीकरण 2 जो है वो समीकरण 1 की जस्ट बराबर है। तो यहीं से देखने से पता चलता है, तो ग्राफ खींचना व्यर्थ रहेगा। तो आप यहां तक भी कर सकते हो, लेकिन सवाल में यहां पे लिखा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए, तो वैसे हम कर देते हैं। तो हम ग्राफ इसका खींच भी सकते हैं, क्योंकि सवाल में लिखा है। तो चलो सवाल की गरिमा को बनाए हुए अब हम जो समीकरण, दोनों समीकरण बराबर हैं, तो कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे तो समीकरण ग्राफ के लिए, ऐसा हेडिंग डाल दीजिए, ग्राफ के लिए आप क्या करोगे, समीकरण 1 से, ठीक है।
तो समीकरण 1 हम लिख लेंगे जो कि हो रहा है 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। अब इसी में अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें अब हम यहाँ पे समीकरण 1 तो हमने बना लिया। अब इसमें हम x का मान रखेंगे। तो देखो क्या रखना चाहिए। तो इसमें हमने x बराबर अगर हम 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एक उसमें से जो है 25 ये होगा। अगर हम -5 रखेंगे तो -25 हो जाएगा, और उसमें से एक घटेगा तो -24 जो 8 से कट सकता है। तो ये लॉजिक लगाएंगे हम लिखेंगे x बराबर -5 रखने पर। तो चलिए रख देते हैं। तो 5 लिखा है तो 5 x की जगह पे हमने -5 रख दिया, माइनस का 8y और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो पचम 25, माइनस का क्या हो गया 25 हो गया, और माइनस का कितना हो गया 8y, और प्लस का कितना हो गया 1 बराबर 0। अब देखो माइनस का 25 और प्लस का 1 है तो माइनस का ये इसी तरफ 24 बनेगा, क्योंकि प्लस का घट जाएगा उसमें से, और माइनस का 8y बराबर कितना होगा 0। इसके बाद क्या होगा कि ये जो माइनस का 8y है या फिर माइनस का 24 इस तरफ लेके जाओ तो प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है। अब जो 8 माइनस का जो गुणा में है वो बटे में आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 24 बटे -8। 8 तिया 24, 3 बार कटेगा, माइनस ऊपर आ जाएगा, तो y का मान कितना आएगा -3। अब हम इसकी तालिका यहाँ पे बना लेते हैं। तो तालिका बना ली। अब इसमें हम x लिखेंगे, इसमें y, x का मान कितना रखा -5, तो y का मान कितना मिला -3। तो एक मान तो हमने रख दिया। अब दूसरा हम सोचेंगे, और यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं उसका हमें दिमाग लगाना है। तो जैसे हमने देखा कि अगर हम y की जगह पे y का मान हमने रख तो दिया है, अब x का मान, अब हम y की जगह पे सोचते हैं कुछ। तो जैसे हम y की जगह पे अगर 2 रख दें तो 8 दूनी 16 हो जाएगा माइनस का, जिसमें से एक घट जाएगा तो -15, 5 से कट जाएगा। तो हमने यहीं पे दिमाग लगाया, और मैं यहाँ पे करा देता हूँ ताकि विजिबल रहे आपके लिए। तो y बराबर 2 रखने पर, 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर नोट्स बनाते जाना, बहुत अच्छे से लिखना है, और डेली अगर 1 घंटा भी पढ़ोगे तो बन जाएगा सब कुछ। तो 5x माइनस 8, y की जगह पे कितना रख दो 2, सॉरी y ही रख दिया मैंने, 2 रखना है, और प्लस 1 बराबर 0। तो 5x 8 दूनी 16 और प्लस 1 बराबर 0। तो 5x 16 और 1 तो कितना बचेगा माइनस का 15 बच जाएगा, बराबर 0, क्योंकि 16 में से धन का 1 चला जाएगा। अब देखो यहाँ से 5x माइनस का इस तरफ ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो गुणा वाली संख्या बटी में, तो x बराबर 15 बटी 5, तो 5 दिया 15। तो x का मान कितना आ गया 3। चलो x का मान y बराबर 2 रखने से x का मान 3 मिला। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि दूसरा समीकरण जस्ट सेम ही है तो ऐसे ही तालिका बनेगी। तो अब हम ग्राफ खींच देंगे इसका। तो ग्राफ खींचेंगे, नीचे बना लेते हैं। तो इस बार मैं ग्राफ कॉपी वाला बना रहा हूँ, तो इसको इस तरीके से पहले रख लेता हूँ। ये देखो आप, अब यहाँ पे मैंने एक एक लाइन छोड़ के समान अंतर दिया है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, फिर एक लाइन छोड़ के 6। यहाँ भी एक लाइन छोड़ के हम -1 लिख सकते हैं, एक लाइन छोड़ के -2, एक लाइन छोड़ के -3, फिर -4, फिर एक लाइन छोड़ दिया -5। ये आप बना सकते हो ग्राफ कॉपी में। तो बीच में क्या रहता है 0, तो बीच में आप 0 बना सकते हो। ऊपर भी आप नंबरिंग कर सकते हो, नीचे तो मैं कर देता हूँ। ये देखो इस तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हो, और ख़ुद का ग्राफ भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। उदाहरण 1 में मैंने बनाया भी था, और आगे के सवालों में भी मैं ग्राफ ही बनाऊंगा, क्योंकि कई बच्चों के पास कॉपी नहीं होती है ग्राफ कॉपी। तो चलिए अब मैं जो है इसकी तालिका देखता हूँ। x का -5, y का -3, दोनों के मान माइनस माइनस है। देखो x का -5 ये है और y का -3 ये है, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ से, तो रखते हैं स्केल। फिर -3
ये है देखो -3, और ये है 5 की लाइन आ रही है ना ये वाली, तो ये पॉइंट मिलेगा। देखो आप, तो ग्राफ कॉपी में यही सहूलियत होती है कि ये डेट डैश से मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख ही रहा है। आप में इस तरीके से जाओगे तो यहाँ जुड़ जाओगे -3 से, और यहाँ जाओगे तो मिल जाओगे -5 से। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे, पहले लिखते हैं जो है x का, तो x का -5 पहले लिखेंगे, कॉमा फिर y का लिखेंगे -3। तो ये एक बिंदु मिल गया। अब फिर से जाते हैं हम अपने इसमें तालिका में, तो x का कितना है 3 और y का कितना है 2। तो x का 3 कहाँ मिलेगा, देखो भाई x का 3 ये है, और y का कितना है, y का है 2, वो भी धन में, तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो x का 3 पे हम स्केल रखते हैं, तो ये देखिए x के 3 पे हमने स्केल रखा, और y का 2 ये है, तो यानी इस वाले पॉइंट पे जो है दोनों मिलेंगे। इस वाले पॉइंट से अगर आप जाओगे इधर तो आपको 2 मिलेगा, इधर जाओगे तो 3 मिलेगा। तो ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक होंगे 3 पहले, यानी x अक्ष का बिंदु पहले लिखते हैं और y अक्ष का बिंदु बाद में लिखते हैं। तो 3 और 2 हो गया, तो ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे एक स्केल की सहायता से। तो ये देखो स्केल से हमने मिला दिया, ये हम इस तरीके से मिला देते हैं। तो अब यहाँ पे बन गया ग्राफ, कौन सा, पी क्यू ग्राफ बन गया। तो ये पी क्यू ग्राफ अपना बन गया। इस पे आप समीकरण का नाम लिख सकते हो, समीकरण है 5x - 8y + 1 = 0। तो ये बन गया अपना ग्राफ। तो उम्मीद है कि इसको बन जाएगा, ये ग्राफ आप कर लोगे। और इसके अलावा दूसरा जो समीकरण है वो दोनों जो कि बराबर है, तो समीकरण 2 का भी ग्राफ यही आएगा। तो ये हो गया फाइनली आंसर। अब आप इसको नोट कर लो अच्छे से। तो ये सवाल था, तो यहाँ से नोट करना है आंसर। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, और फिर अंत में ये जो ग्राफ है ये बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके हल कर लेना, वीडियो देखते देखते भी आप हल कर सकते हो। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, करेंगे उदाहरण 3 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पे दिख रही होगी यहाँ पे, तो प्लेलिस्ट से पूरा पढ़ोगे तो और मज़ेदार पढ़ाई हो जाएगी और सरल भी लगेगी। गणित इतनी कठिन नहीं है, बस बैठ के समझो, आराम से समझो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।